हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्पायर स्टडी विद निखिल पर। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि इंग्लिश के मॉक टेस्ट मैं इस चैनल पे स्टार्ट करूंगा। इस मॉक टेस्ट में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और उनमें मैं आपको 10 रूल बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये आने वाले क्वेश्चंस पीडीएफ में जो मैंने इंक्लूड किए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। और एक दो इसमें से मेरे एग्जाम में भी पूछे गए थे, जितना मुझे याद है। मुझे लगभग सारे क्वेश्चंस याद थे। और मैंने वहाँ से आके चेक भी किए थे, मेरे सारे सही भी निकले थे। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं वो सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह मैं इंग्लिश के मॉक्स हर दिन लाता रहूँगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करके रखिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस भी आपको पहुंचते रहें। तो मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। तो आपको कुछ देर वीडियो पॉज करके अपने आप से चेक करना है कि इसका आंसर क्या होगा, और फिर मैं आंसर बताऊंगा। आप लोगों को चेक कर लेना है और बाद में कमेंट करके बताना भी है 10 में से आपने कितने टोटल नंबर स्कोर किए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन में सबसे पहले आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। क्वेश्चन है, हार्ली रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, बच्चों को दिख नहीं रहा होगा। तो अब आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हार्ली, फिर उसके बाद ब्लैंक दिया गया है। तो इस ब्लैंक में हमें फिल करना है, रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसका। ऑप्शन नंबर 1 है सी, हैड सी, डिड सी और सी हैड। तो आप लोग अपने मन में आंसर को सोच के रखिए, तब तक मैं आंसर आपको बताता हूँ। तो आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। वीडियो रोक के आप और भी देर सोच भी सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यूज क्या होगा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर सी और सी हैड ये दोनों ऑप्शन गलत होंगे। क्यों गलत होंगे? क्योंकि हार्डली, रेयरली, बेयरली ये रूल एडवर्ब का होता है, इन्वर्जन का। इन्वर्जन के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब बाद में थी और इसमें हेल्पिंग वर्ब थी ही नहीं। तो इन दोनों को हम यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं। तो ये वाले ऑप्शन हमारे क्रॉस हो जाएंगे, मतलब कि ये बिल्कुल गलत होंगे। तो इन दो को एलिमिनेट करते हैं। बाकी बचे हुए दो ऑप्शंस में डिड सी और हैड सी, यहाँ पर कौन सा यूज होगा? तो आप लोग जानते भी हैं डिड सी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज नहीं हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये गलत होगा। और उसके बाद में एक ही ऑप्शन बच रहा है, हैड सी। तो हैड सी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और रीच्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। तो आपका ऑप्शन हैड सी सही हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर सही हुआ है आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। हार्डली हैड सी रीच्ड, तो ये इन्वर्जन का रूल होता है कि हमें टू पुट द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले वर्ब को रखना होता है। तो आपका हैड सी इसमें से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आई विश, फिर उसके बाद ब्लैंक है, आई विश अ किंग। आप लोग आंसर मन में सोच भी सकते हैं। तो क्वेश्चन को बताते हैं, आई विश आई अ किंग। तो यहाँ पर आई विश एक तरह से इफ का काम करता है। तो आई विश वाले, ओ विश वाले जितने भी सेंटेंस जिनमें विश का यूज किया जाता है, उनमें हमेशा हर कंडीशन में वर को फिल किया जाता है। अगर वहां पर विश आया हुआ है सेंटेंस में, आई विश या इफ आई विश, तो यहाँ पर हमें हमेशा वर्ब का यूज करना है। आई विश आई वर अ किंग, इसका मतलब होगा अगर मैं एक राजा होता, तो यहाँ पर वर का यूज किया जाएगा। क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर एम को और सेल बी को तो एलिमिनेट कर देंगे। बाकी बचे हुए वाज और वर में हमें वर यूज करना होगा। क्यों यूज करना होगा? क्योंकि आई विश और ओ विश ऐसे वर्ड्स के साथ हमें वर का ही यूज करना होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में किसी भी क्वेश्चन के बारे रिगार्डिंग हमें पूछ भी सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट स्पेलिंग इज। तो मिस स्पेल्ड में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली मीनिंग एकोमोडेट की भी होती है, और ये प्रीवियस साल और उसके पहले भी कई ईयर्स में पूछी गई है एयरफोर्स एग्जाम में। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी आप मन में सोच भी सकते हैं और कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो आप लोगों ने अपने मन में चारों स्पेलिंग्स को देख के आंसर सोच लिया होगा। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन ही इसका सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि हमें ये याद रखना है एकोमोडेट की स्पेलिंग याद रखते वक्त कि एकोमोडेट में डबल सी और डबल एम दोनों होते हैं। तो चेक करते हैं, यहाँ पर डबल सी और डबल एम थे। यहाँ पर डबल सी तो था लेकिन एम नहीं था। यहाँ पर एक सी था और यहाँ पर भी डबल सी डबल एम तो थे, लेकिन यहाँ पर डी ई टी ई था।
तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो गया, इसलिए यहाँ पर एकोमोडेट की सही स्पेलिंग पहली होगी, जिसमें बस आपको याद रखना है कि एकोमोडेट में डबल सी और डबल एम की होती है। जब भी एग्जामिनर पूछता है तो इसमें से सी को या फिर एम को रिमूव कर देता है, तो 3 का ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में आपको अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन साइन करना है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि इसमें अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन क्या होगा। सेंटेंस है, कैन द डॉक्टर कर अस्थमा। तो कर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है। आप लोग अपने मन में सोच भी लिए होंगे, जो जिन लोगों को पता होगा उन्हें पता भी चल गया होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कर का सही ऑप्शन इसमें से होगा ऑफ। कर के साथ ऑफ का यूज किया जाता है। कर ऑफ प्लस समथिंग। रूल क्या होता है आप लोगों को याद भी रखना है कि कर होता है, उसके साथ ऑफ आता है और प्लस समथिंग होता है, समथिंग। तो ये आपको रूल याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है प्रीपोजिशन एयरफोर्स के रिगार्डिंग। तो ये क्वेश्चन आपको याद भी रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह के क्वेश्चंस एक या दो जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें हमें वर्ब के अकॉर्डिंग जो सही वर्ब होती है वो भरनी होती है। तो दिस पेपर ट्वाइस वीकली, इसका मतलब है कि ये पेपर जो है 2 बार वीक में आता है। तो वीक में 2 बार आता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया गया है। जिन लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान नहीं पता, उन्हें बता दूं कि वर्ब में फर्स्ट फॉर्म वर्ब ही होती है, उसमें एस ई एस का यूज किया जाता है और नहीं भी किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इज अपीयरिंग है, तो ये होगा नहीं, क्योंकि अपीयर हो रहा है ये होता नहीं है। फिर अपीयरिंग कभी अकेले नहीं आता है, और हैव हैड अपीयर्ड ये भी गलत है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन यहाँ पर होगा अपीयर्स। तो आप लोगों को ये याद भी रखना है कि इसका सही ऑप्शन अपीयर्स होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि पेपर 2 बार आता है। तो अपीयर्स यहाँ पे सही होगा। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है, राइट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो गिवन वर्ड क्या है? अंडरलाइन वर्ड क्या है इसमें? ऑनर एंड। ऑनर एंड एराइज फ्रॉम ओन वंस एक्शंस। तो इसका मतलब क्या है? तो ऑनर का हमें एंटोनिम यहाँ पर सही एंटोनिम बताना है। तो ऑनर का एंटोनिम आप लोगों को जिसमें से नहीं पता है वो आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, या फिर मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। तो ऑनर एंड, ऑनर के बाद में इसका एंटोनिम क्या होता है वो आपको टिक लगाना है, इसमें चूज करना है सही एंटोनिम क्या होगा। तो इसका सही एंटोनिम होगा सेम। क्यों होगा? और ये एक फिक्स लाइन भी है, ऑनर एंड सेम अराइज फ्रॉम ओन्स वंस ओन एक्शन। इसका मतलब क्या है? जो ऑनर होता है और सेम शर्म होती है, जो हम फेमस होते हैं, और जो शर्म होती है, सम्मान और शर्म हमें खुद के एक्शन से मिलती है। तो ये याद रख भी रखना है, ये फिक्स सेंटेंस ऐसे ही पूछा भी जाता है, कभी इसमें ऑनर मिसिंग होता है, कभी सेम मिसिंग होता है। तो सेम मीन्स शर्म होता है, तो शर्म और सम्मान हमें खुद के एक्शन से मिलती है। और बाकी के बचे हुए सेंटेंस वर्ड में मैं आपको बता दूं, प्लीजर इसका मतलब आनंद होता है, खुशी होती है। रेपुटेशन इसका मतलब होता है सम्मान, और प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति। तो ये तीनों ऑप्शन गलत थे, आपका सेम इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आपको मन में सोच लेना है, आई डू माई वर्क केयरफुली टू मेक अ मिस्टेक। तो इसमें क्या होगा? तो सबसे पहले आपने सबसे पहले आपने टू और टू का रूल पढ़ा होगा। अगर आप लोगों को ये रूल ना पता हो तो आप जान भी सकते हैं। टू प्लस एडजेक्टिव होता है यहाँ पे, टू एडजेक्टिव, उसके बाद में फिर से टी ओ सिंगल ओ का यूज किया जाता है, टू एडजेक्टिव प्लस टू। तो यहाँ पर आपका टू सही हो जाएगा। ये आपका आंसर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? आई डू माई वर्क टू केयरफुली टू मेक अ मिस्टेक। तो ये आपको याद भी रखना है। और इसको अगर हम सो बना के चेंज करते हैं सो से, तो क्या चेंज होगा? आई डू माई वर्क सो केयरफुली दैट इट कैन नॉट बी मेड अ मिस्टेक। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं हो सकती है। ठीक। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि टू को हम टू से कनेक्ट करते हैं, इस वाले टू के अकॉर्डिंग यहाँ पर टू को फिल किया जाएगा। 8 नंबर, 8 नंबर, द स्टूडेंट, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक है, बुक आई स्टिल हैव कैन टेन इट फ्रॉम मी। द स्टूडेंट बुक आई स्टिल हैव कैन टेक इट फ्रॉम मी। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट करते हैं। कैसे करेंगे? तो होम के बाद आपको याद रखना है, होम के बाद हमेशा प्रोनाउन यूज किया जाता है। पहले आपको मैं साइड में बता देता हूँ, होम, होम का रूल क्या होगा? होम के बाद में हमेशा प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो बुक एक नाउन है, तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो होम एलिमिनेट हो जाएगा।
सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं तो विच भी यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, क्योंकि विच और हु यहाँ पर नहीं आ सकते। और सॉरी, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर दोनों में ऑप्शन सेम हो गए हैं, यहाँ पर भी, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, दो बार ऑप्शन क्योंकि दिए गए हैं। और उसके बाद बचा हुआ ऑप्शन है हुज। तो हुज के बाद हमेशा हर कंडीशन में नाउन आता है, और बुक एक नाउन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि हुज के बाद नाउन आता है, हुज बुक आई स्टिल हैव, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये आप लोग को याद भी रखना है। 9 नंबर सेंटेंस है, डिस्ट्रीब्यूट 12 मैंगोज 3 स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें दो रूल याद रखने हैं। तो पहले तो हम टू को और फॉर को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि हमें मैंगोज को बीच में बांटना है। तो कैसे बांटना है, तो या तो बिटवीन सही होगा, या फिर एमंग, जिनको पता होगा वो तो वो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, और जिन्हें नहीं पता वो यहाँ पर ध्यान दें। तो बिटवीन और एमंग, इनका सही यूज क्या होता है, ये कैसे यूज होते हैं, तो बिटवीन का यूज हमेशा दो पर्सन्स के बीच के लिए आता है। अगर हमें कोई भी चीज़ दो बच्चों में बांटनी है तो उसे हम बिटवीन का यूज करेंगे। और अगर वो वस्तु दो से ज़्यादा लोगों में बांटनी है तो हमें वहाँ पर एमंग का यूज करना होगा। तो यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स थे, 3 स्टूडेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर एमंग का यूज किया जाएगा। अगर यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स होते तो हम यहाँ पर बिटवीन का यूज करते। अगर यहाँ पर 2 स्टूडेंट होते तो बिटवीन का यूज होता, लेकिन यहाँ पर 3 स्टूडेंट है, इसलिए यहाँ पर एमंग ही सही होगा। तो ये रूल आपको याद होना चाहिए, प्रीपोजिशन का ही रूल है, एमंग एक प्रीपोजिशन होता है, तो ये आपको याद रखना है। और लास्ट 10 नंबर सेंटेंस है, मेक द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये आप लोगों के लिए एक बढ़िया सेंटेंस है, और ये काफ़ी पूछा भी जाता है। तो आपका सेंटेंस क्या है, सबसे पहले आपको सेंटेंस देख लेना है। सेंटेंस है आपका, रोजेस स्मेल स्वीट। तो ये सेंटेंस है, रोजेस स्मेल स्वीट। तो ऑप्शन नंबर 1, रोजेस आर स्मेलिंग स्वीट, ये आपका नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है रोजेस स्मेल स्वीट, रोजेस जो होते हैं स्वीट महकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहले सेंटेंस में कि रोजेस स्वीट महक रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर सेंटेंस, रोजेस आर स्वीट स्मेलिंग, तो ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा अर्थ चेंज हो रहा है इसका, हमें अर्थ नहीं चेंज करना है। और उसके बाद 3 नंबर सेंटेंस, रोजेस आर स्वीट व्हेन स्मेल्ड, हाँ ये सही होगा, क्योंकि ये सेंटेंस ऐसे ही यूज किए जाते हैं। जैसे एक सेंटेंस होता है, दिस सरफेस फील्स स्मूथ, जैसे आप कॉपी में लिख भी सकते हैं, दिस सरफेस फील्स स्मूथ। आगे इसमें क्या ऐड कर देते हैं पैसिव वॉइस बनाते टाइम, तो हम इसमें लिख देते हैं व्हेन इट इज फेल्ट। तो उसी तरीके से यहाँ पर व्हेन स्मेल्ट ये सही हो जाएगा। बाकी चौथा ऑप्शन गलत था, तो ये आपको देख लेना है। तो तीसरा ऑप्शन सही था, रोजेस आर स्वीट व्हेन स्मेल्ट। जब भी हम इन्हें सूंघते हैं तो ये मीठे प्रतीत होते हैं, रोजेस जो हैं मीठे लगते हैं। तो उसके बाद आपको बताना भी है कमेंट करके कि आउट ऑफ 10 हाउ मच डिड यू स्कोर, और हमें कमेंट सेक्शन में बताना भी है आपने कितने स्कोर किए। और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना है, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं आपके मॉक्स लाता रहूँ, और मॉक टेस्ट 2 जल्दी ही आ जाएगा। और अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मैं जितनी भी अपडेट्स हैं और ये वीडियो की जो ये पीडीएफ है मैं वहीं पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहें और ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक यू।